अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है। मैं हूँ शाजिया निशान। प्रोग्राम में मेरे साथ है सईद काजी और आज रऊफ क्लासरा हमारे साथ नहीं होंगे क्योंकि वो वज़ीर आज़म के हमरा चाइना के दौरे पर हैं। कोशिश तो हमने की कि उनसे बात हो सके लेकिन मसरूफियात की वजह से वो आज हमें ज्वाइन नहीं कर सकेंगे। कल इंशाल्लाह वो प्रोग्राम में हमारे साथ ज़रूर शामिल होंगे। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, आज सबसे पहले हम बात करेंगे मिस्र की, एक ऐसा मुल्क जहां अवाम ने 2 साल पहले हुस्न मुबारक जैसे आमिर से निजात पाई और अब अवाम ने सदर मुर्सी को भी वापसी की राह दिखा दी है। मामला एक बार फिर से फौज के हाथ में चले गए हैं। फौज ने मिस्री हुकूमत का तख्ता उलटकर आइन मुअत्तल करके अब एक उबूरी हुकूमत वहां पर कायम कर दी है। हुस्न मुबारक तो आमिर थे, उनसे निजात के लिए अरब स्प्रिंग जैसे तहरीकें वजूद में आई और दुनिया भर में खूब शोहरत हासिल की। लेकिन डॉक्टर मोहम्मद मुर्सी तो एक जमहूरी हुक्मरान थे, वो तो 52% वोट लेकर कामयाब हुए थे। आखिर ऐसे कौन से फैक्टर्स थे कि एक मुंतखब सदर को घर जाना पड़ा? अवाम अपने ही मुंतखब करदा सदर से आखिरकार क्यों तंग आ गए? और इस सारी सूरत हाल में हम देखें कि हमारे लिए इसमें क्या असबाक हैं। आज हम इस सारी सूरत हाल का जायजा लेंगे और साथ ही हम बात करेंगे वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के दौरा चीन की कि कितना अहम दौरा है ये और किन किन मुआहदों का इम्कान हो सकता है इस दौरे में। पाकिस्तान की ज़बूहाल मैशियत के लिए चीन हमारी क्या मदद कर सकता है, क्या करेगा, और समंदरों से जो गहरी दोस्ती कहा जाता है चीन के साथ जो हमारी दोस्ती और ये मजीद कितनी गहरी होगी, आज हम इस पर बात करेंगे। इन पर बात करने से पहले जैसे काजी साहब से हम खबरें लेते हैं, आज फिर लेंगे। जी काजी साहब। शाजिया, आगाज़ में मैं बात करूंगा, कहानी तो ये एक सिंध के किसान की है जिसका नाम धनगानू है, मगर इस किसान की कहानी से हमें शायद पिछले जो 2008 से जो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट रही अब तक और फिर जो उसमें तरमीमात हुई हैं, उस हैत उसकी बच्ची की कहानी जिसके दिल में सुराख था, मगर उसके साथ क्या हुआ और क्यों हुआ इस पे बात करेंगे आगाज़ में। और फिर इसके बाद बड़ी बार बार खबरें आ रही थी IMF के साथ हमारे मुज़ाकरात कामयाब हो गए, जो आज खबर आई है कि तअत्तुल का शिकार है। क्या क्या वो नुकात हैं, जो कौन कौन सी वो शराइत हैं जो IMF हमसे मनवाना चाह रहा है और थोड़ी सी रिलक्टेंट है ये गवर्नमेंट, हालांकि इसने बहुत कुछ किया है उनको अपीज़ करने के लिए या उनकी जो शिकवे दूर करने की कोशिश की है। लेकिन इसमें हम ये भी बात करेंगे कि ये अगर मुज़ाकरात हो जाते हैं, क्योंकि IMF का हम रोल देख चुके हैं वेस्ट में, ख़ास तौर पे यूनान के हवाले से वेस्ट में जहाँ जहाँ इन्होंने अपने ये रेस्क्यू पैकेज दिए, ये हमें रेस्क्यू पैकेज दे रहे हैं, तो इस रेस्क्यू पैकेज अगर ये हो भी जाता है तो इस पर इसके हमारे ऊपर क्या असरात होंगे। और फिर आज मैंने एक शाजिया हमारे दुनिया अखबार में एक कालम निगार है मुनीर अहमद बलोच साहब, उनका कल का कालम था गर्दिशी अदायगियाँ, उसका मैंने एक इक़्तिबास बड़ा दिलचस्प है और इट्स मेक सम वेरी इंटरेस्टिंग रीडिंग, इस पे बात करेंगे। और फिर आखिर में थोड़ा वक्त मिला तो इस्लामाबाद से एक प्राइस सर्वे आया है। इस्लामाबाद दारुल खिलाफ है और हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वहाँ पे बड़ा एडमिनिस्ट्रेशन जो है बड़ी चौकस होनी चाहिए और कीमतों को क्या कंट्रोल में रख पाए हैं या नहीं, इस पर आज बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मिस्र की सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। नाज़रीन, मिस्र के सदर मोहम्मद मुर्सी ने 1 साल पहले फौजी कमांडरों के जो माजूल फौजी कमांडर थे उन्हें माजूल करके जो मोहम्मद थे उन्हें माजूल किया और एक ऐसे फौजी कमांडर को आगे लेके आए और उन्हें जो नौजवान था और काफ़ी नर्म गोशा उसके लिए था, उसको फौज का जो सरबराह था वो मुकर्रर किया। और इसका ये तासुर देना था सदर मुर्सी का कि शायद नौमुंतखब सदर के जो फौज है ये ताबे रहेगी, लेकिन उनका जो तासुर था ये गलत साबित हुआ और आखिरकार मोहम्मद मुर्सी को कल घर जाना पड़ा और फौज ने वहां पर कू कर लिया। आखिर काजी साहब, 52% वोट लेकर कामयाब होने वाले मोहम्मद मुर्सी की राह में ऐसी कौन सी रुकावटें थी जिसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ सके और उन्हें एक बार फिर घर जाना पड़ा और एक बार फिर से जो बॉल है वो फौज के कोर्ट में आ गई है? एक तो शाजिया इसकी बहुत सी तौजीहात की जा रही है और हर आदमी अपनी अपनी सोच और फिक्र के मुताबिक इसको इंटरप्रेट करने की कोशिश कर रहा है। आपको याद होगा साल पहले जब हम इस मूवमेंट की बात कर रहे थे इसी प्रोग्राम में, जिसने उठा के बाहर फेंक दिया था इतने बड़े डिक्टेटर को 50 साल बाद, तो हमने ये अर्ज़ किया था कि अब लोग आए हैं, उनकी नई उम्मीदें हैं, तवक्कुआत हैं मुर्सी साहब पे, तो क्या वो तवक्कुआत पूरी होंगी? तो मैंने ये, अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था कि 50 साल बाद आए हैं, आप 50 महीने से ज़्यादा नहीं लेंगे बाहर आने के लिए, क्योंकि असल कंट्राडिक्शन क्या है। अगर आप इकॉनमी देखें तो हम देखते हैं कि आखिरी दिनों में ये अरब स्प्रिंग आई है, वर्ल्ड इकॉनमी पूरी तरह नोज डाइव ली है। इस वक्त एक सर्वे आया था कुछ अर्सा पहले कि मुर्सी साहब के आने के बाद एक सर्वे हुआ जिसमें बताया गया था कि 63% लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि हमारा मेयार ज़िंदगी गिर गया है। अब लोग उनको निकाल के आए तो उनका ख्याल था कि जमहूरियत के समरात होंगे, लेकिन असल इशू क्या है? जिस तरह कल एक मजमून लिखा शूमिस मिल ने, एक बहुत ही सेलिब्रेटेड जर्नलिस्ट हैं और गार्जियन में लिखते हैं, इससे पहले इकोनॉमिस्ट में लिखते थे,
उसके इकोनॉमिक एडिटर थे, तो उनका ये कहना था कि बेसिकली ये जो न्यू लिबरल इकोनॉमिक्स है उसका रद्द-ए-अमल आया है कि आप लोगों के घर से माशी आफियत निकाल लेते हैं तो लोग बाहर जाना को आसान है, पुलिस का डंडा खाना, आंसू गैस से नुबुरताजमा होना या अरेस्ट होना या गोली खाना। इवन आपको पता है पिछली मूवमेंट में औरतों को रेप करते रहे वो, तो अब उनकी जो फॉल्ट लाइंस हैं वो मौजूद नहीं। और वो फॉल्ट लाइन क्या थी कि एक आम आदमी से आप माशी आफियत आहिस्ता आहिस्ता छीन रहे हैं, भले वो जमहूरियत के नाम पे पहले वो, और उनका सरमाया बाहर। अच्छा, एक और बात, 50 साल जो रिलेटिव इकोनॉमिक स्टेबिलिटी रही तो ऊपर तो डिक्टेटरशिप थी, लोग बाहर नहीं आए, जो ही उनकी मैशत गिरी तो वो बाहर आ गए। अब सवाल ये है, हसन अस्करी साहब सीनियर तज्जियाकार हमारे साथ लाइन पे मौजूद है, उनसे बात करते हैं। हसन अस्करी साहब, अख़वानुल मुस्लिमीन का एक बड़ा मुनज़्ज़म नेटवर्क है, वहाँ पर किसानों, मजदूरों, तालीमी इदारों तक बड़ा असर रसूख है इनका। एक जमहूरी तरीके से वो आए थे, क्या वजह है कि आखिर उन्हें इस दिन का सामना करना पड़ा, फौजी कू हुआ और उन्हें फौज ने घर भेज दिया? देखिए, अब मसला जिन मुल्कों में नई जमहूरियतें आ रही हैं उनमें मसला बुनियादी तौर पे ये है कि अगर हुकूमतें परफॉर्म ना करें, और जो परफॉर्मेंस की बात वो करते हैं वो मटेरियल टर्म्स में बात हो रही है, नजरियाती टर्म में नहीं, मटेरियल टर्म में कि क्या बेनिफिट्स आप लोगों को दे सकते हैं, प्योर एंड सिंपल। और जो इकोनॉमीज हैं इन कंट्रीज की वो उन जरूरियात को पूरी नहीं कर पाती, जिसकी वजह से जो पब्लिक मोबिलाइज हो चुकी होती है वो पब्लिक फिर भी पेशेंस शो नहीं करती और बाहर आके उन्हीं के खिलाफ एहतजाज करती है जिनको वो इक़्तिदार में लाए होते हैं। दूसरा हुआ ये है कि हमने ये देखा है कि ट्यूनिस में सूरत हाल मसाइल हैं, लेकिन वहाँ सूरत हाल थोड़ी सी बेहतर इसलिए है कि उन्होंने जो पावर शेयरिंग का फॉर्मूला इस्तेमाल किया है, जबकि इजिप्ट में हुआ ये कि मर्सी ने पावर शेयरिंग की बजाय एक्सक्लूसिवली अखवान पे जो है वो रिलाय किया, यानी सपोर्ट बेस उनका कमजोर होता चला जाता है। और तीसरी ये है कि उन्होंने इक़्तिदार में आते ही एक पॉलिसी अडॉप्ट की, प्रेशर बिल्ड करने की, कन्फ्रंटेशन की आर्मी के साथ और के साथ, प्रेशर बिल्कुल, तो उसकी वजह से ये मामलात वहाँ बिगड़ गए, वो सबकी सपोर्ट लूज कर गए और अकेले हो गए। अच्छा, ये बताइए डॉक्टर साहब कि अगर हम जोड़ें, पहले तो बात हो रही थी डिक्टेटरशिप है, हमारे यहाँ कहा गया जी मिस्र में जो मूवमेंट है यहाँ पाकिस्तान में नहीं आएगी क्योंकि यहाँ जमहूरियत है। मेरा सवाल आपसे ये है कि यूरोप में मूवमेंट है जो उठ रही है, बैठ रही है, और बेरोजगारी जर्मनी में अगर 8% है तो नीचे 64% भी है, ऊपर जमहूरी इदारे मौजूद हैं। ये भी जमहूरियत थी एक साल पहले, मैशत दोनों जगह पे नोज डाइव ले गई, लोग घरों से बाहर आ गए। तो क्या मीनिंगलेस नहीं हो जाते वो पॉलिटिकल सिस्टम्स जो आम आदमी के लिए डिलीवर नहीं करते? और इस ज़िम्नन आखिरी सवाल कि अगर इकोनॉमिक डिक्टेटरशिप इन प्लेस है तो जमहूरियत के कोई मानी रह जाते हैं? क्या कहेंगे आप? देखिए, बात आपकी इस हद तक सही है कि अगर आप गवर्नेंस में और इकोनॉमी में डिलीवर नहीं कर सकते तो ये हुकूमतें गिर जाती हैं, खुसूसन उन मुल्कों में जहां जमहूरियत की ट्रेडिशन नहीं है। इजिप्ट में जमहूरियत की ट्रेडिशन नहीं है, ये जमहूरियत सिर्फ 1 साल पुरानी है, और उसमें भी जो है उन्होंने, जरूरी होता है कि आप थोड़ा सा पॉलिटिकल पार्टनरशिप डेवलप करें, लोगों को एक्सक्लूड ना करें और इस बात पे ना इन्हिसार करें कि हम इलेक्शन जीते हुए हैं लिहाजा हम जो मर्जी कर सकते हैं, तो उसकी वजह से। हसन अस्करी साहब हमारे साथ लाइन पे रहेगा, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कि हालिया जो तहरीक थी मोहम्मद मुर्सी के खिलाफ, इसमें अमेरिका और मगरबी ममालिक का जो पलड़ा था वो किस में रहा, ओपोजिशन में या दूसरी आम जमातों में? इस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद, हसन अस्करी साहब हमारे साथ लाइन में मौजूद हैं, इनसे हम बात कर रहे हैं। हसन अस्करी साहब, कहा जाता है कि इस्राएली लॉबी भी मोहम्मद मुर्सी के मुखालिफ थी, अमेरिका और जो मगरबी ममालिक हैं और वो उनका जो वजन था वो भी अपोजिशन के पलड़े में था। अगर ये कहा जाए कि मगरबी ममालिक से अख़वानुल मुस्लिमीन की कामयाबी हजम नहीं हो रही थी जिसकी वजह से मोहम्मद मुर्सी को ये दिन देखना पड़ा और उन्हें घर जाना पड़ा, तो क्या ये ठीक होगा? देखिए, जो अमेरिका था उसकी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात तो मोहम्मद मुर्सी के बारे में थे, लेकिन उन्होंने एक महदूद पैमाने पे इकोनॉमिक असिस्टेंस जो है मुर्सी की हुकूमत को जो है वो प्रोवाइड की है। इजराइल में भी तशवीश थी क्योंकि रवायती तौर पर जो अख़वानुल मुस्लिमीन है वो इजराइल की मुखालिफ है, नजरियाती तौर पर मुखालिफ है, लेकिन दिलचस्प बात यह है
कि जिस किस्म का रिलेशनशिप मोहम्मद मोरसी ने इजराइल से इनहेरिट किया, यानी सफारती रिकग्निशन, सफारती ताल्लुकात, उस सिस्टम को मोहम्मद मोरसी ने पिछले 1 साल में चेंज नहीं किया। अगरचे ताल्लुकात में जो है वो गर्मी नहीं रही थी, तो इस तरीके से बाहर की जो कुव्वतें थी उनको रिजर्वेशन जरूर थी, शकूक जरूर थे, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि अगर अंदरूनी मामलात हैंडल हो जाते तो बाहर की कुव्वतें कोई किरदार अदा नहीं कर सकती। तो क्या अब मिस्री अवाम को अपनी मंजिल मिल पाएगी? ये भी तो जमहूरी दौर था। बहुत मुश्किल है ये कहना। देखिए, यानी आप ये कह सकते हैं कि क्राइसिस का एक चैप्टर खत्म हुआ है और अब भी जो चैप्टर है वो बहुत मुश्किल चैप्टर है, क्योंकि फौज ने जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है उसके सदर को तो ले आए हैं सदर बना के, लेकिन सवाल ये है कि वो आइन को भी बदलना चाहते हैं। वो अच्छा, मेरा एक सवाल है आपसे इसी ज़िम्न में। थोड़ा अगर हम उसकी मैशत को देखें तो ज़्यादातर मैशत फौज के कब्जे में है, फिर एक बहुत रिच एलीट है जो हुस्नी मुबारक के दौर में मार्ज वजूद में आई थी, जिसे मुर्सी साथ लेके चले, और जब वो चाइना के पहले दौरे पे गए थे तो ज़्यादातर यही लोग उनके साथ थे, वही जो रिच जो इकॉनमी को। मेरा सवाल आपसे ये है कि न्यू लिबरल इकोनॉमिक्स ने और वो जो मैशत का जबर है आम आदमी पे, आप वो अगर इंटैक्ट रहता है और आप आम आदमी के माशी जो राइट्स हैं वो आप रेस्टोर नहीं करते, तो इसका मतलब फॉल्ट लाइंस रहेंगी, लोग फिर वापस जाएंगे, फिर वापस आ जाएंगे आपके ख्याल में? देखिए, मेरा ख्याल है आपने जो नुक्ता रेज किया है वो बहुत अहम है, और ना सिर्फ इजिप्ट के लिए है और बहुत से जो डेवलपिंग कंट्रीज जो जमहूरियत की स्ट्रगल में है उनके लिए है, क्योंकि जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स इन मुल्कों में बने हैं, जिसमें इजिप्ट भी है और बड़ी हद तक पाकिस्तान भी है, वहाँ जो इक्तिसादी कुव्वत है वो सोसाइटी के टॉप लेवल पे है और फौज के पास भी है। इजिप्ट की जीडीपी का तकरीबन 25% पे फौज कंट्रोल करती है बिजनेस और कमर्शियल एक्टिविटीज में। अब प्रॉब्लम यह है कि यही एलीट जो है आपस में जगह बदलता रहता है, और अवाम के नुमाइंदे हैं वो बाज़ दफा इनकलाब की बात करते हैं, और वो बुनियादी तब्दीली चूंकि स्ट्रक्चर्स में नहीं आएगी और अब भी नहीं आएगी इजिप्ट में, तो मेरा ख्याल ये है कि इजिप्ट के मसाइल जो है वो चलते रहेंगे जब तक आप इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। अच्छा, आपने एक बड़ी दिलचस्प बात की, पाकिस्तान का पैरेलल आपने बड़े खफीफ अंदाज में ड्रा किया। कल से बहस ये भी हो रही है कि यहाँ भी जमहूरियत है, पहले बहस ये हो रही थी पहले इनकलाब के दौरान मिस्र के ये यहाँ तो जमहूरियत है। आपको क्या लगता है, कोई पैरेलल ड्रा कर सकते हैं हम, और क्या ऐसी सूरत हाल दरपेश हो सकती है अगर हमने डिलीवर ना किया लोगों के लिए? तो देखिए, कुछ चीजें कॉमन है, कुछ चीजें फर्क है। पाकिस्तान में जमहूरियत की ट्रेडिशन मिडिल ईस्ट के तमाम मुल्कों से ज्यादा है। आप टर्की को जरा एक साइड पर रख दीजिए, इजिप्ट की निस्बत पाकिस्तान में जमहूरी मिजाज, जमहूरी माहौल ज्यादा है। लेकिन जैसा अभी आपने कहा कि जिस किस्म की इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं पाकिस्तान के अंदर, अगर हमारी इलेक्टेड हुकूमत डिलीवर नहीं करती तो मेरा ख्याल ये है कि ये मुश्किलात का शिकार हो सकती है। क्योंकि देखिए, एक तो होता है कि आपने इलेक्ट्रल लेजिटिमेसी हासिल करनी होती है, इलेक्शन जीतना होता है, जो इस हुकूमत ने जीता 2008 में पिछली हुकूमत ने जीता, लेकिन इलेक्ट्रल लेजिटिमेसी जो है, इंतखाबात की कामयाबी है, वो आपको 4-6 महीने तो चला सकती है। उसके बाद आपके लिए जरूरी है कि परफॉर्मेंस करें, और परफॉर्मेंस से हमारी मुराद वो है अवाम को सेटिस्फाई करें या अवाम को ये उम्मीद दें कि हुकूमत वाकई उनकी बेहतरी के लिए काम कर रही है। अस्करी साहब, देखते हैं कि जो मिस्र के अवाम है वो अब किस तरह सेटिस्फाई होंगी, ऐसा कौन सा सिस्टम आएगा, ऐसी कौन सी हुक्मरान जमात आएगी जो मिस्र के अवाम है उनको रिलीफ दे सकेगी। एक कॉलर है हमारे साथ ही रहेगा हसन अस्करी साहब, एक कॉलर है हमारे साथ कराची से, आसिफ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मोहतरमा, मेरा एक सवाल है जी जी, जिस पे बहुत गौर चाहिए, तवज्जो चाहिए आपको। देखें, इसराइल का जो मैटर है ये दुनिया के लिए अदर देन मुस्लिम ब्लॉक इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी कंसर्निंग, स्पेशली टू अमेरिका एंड यूरोप। जी जी। और इस सिलसिले में आप देखेंगे अमेरिका जितना मुस्लिम ब्लॉक है इस वक्त, उम्मत मुस्लिमा है, उसके अंदर ये इनरोड कर रहा है वेरी फोर्सफुली कि ये मुस्लिम ब्लॉक जो है वो अपनी हुकूमतों को चेंज करके जमहूरियत पे ले आए। मेरा कहना यह है कि क्या जमहूरियत हमें वो डिलीवर कर सकी है? एक आदमी जो इसने कभी गर्म रोटी नहीं खाई, अगर वो फौरन गर्म रोटी मुंह में डालेगा तो वो निकाल के फेंक देगा, अनलेस अनटिल ही इज फेमिनाइज्ड विद द सिस्टम। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अभी हम यही बात करते हैं कि ये जमहूरियत हमें डिलीवर कर पाएगी काजी साहब?
नहीं, मेरे ख्याल में जो ये जिस तरह अस्करी साहब कह रहे हैं कि अगर डिलीवर नहीं करती तो उसकी क्रेडिबिलिटी नहीं रह जाती। हाँ, अब ये हो सकता है कि अस्करी साहब से आप दोबारा भी बात करेंगे कि ये जो यानी जहाँ पे जमहूरियत ज़्यादा मुस्तहकम है, अब यहाँ इससे बड़ी मूवमेंट्स और इसके बराबर की मूवमेंट यूरोप में उठी, लेकिन हुकूमतें इन प्लेस हैं लेकिन लोग नाराज हैं। मैंने एक सर्वे का जिक्र भी किया था कि लोग कह रहे हैं जी हमारा तो ख्याल था पार्लियामान कंट्रोल करती है सेंट्रल बैंक को, हमें तो पता ही नहीं था सेंट्रल बैंक ओन करते हैं पार्लियामान को। ये सवाल वहां भी उठ रहे हैं। यहाँ पर भी तो लोगों ने अपनी नाराजगी का इजहार किया था इलेक्शन में पीपल्स पार्टी को वोट ना देकर। हाँ, इस तरीके से इन्होंने इजहार किया था। लेकिन ये है कि ये सवाल सही। आगे बढ़ते हैं काजी साहब, हसन अस्करी साहब, हम आगे बढ़े और बात करेंगे अब वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जो चाइना के 5 रोजा दौरे पर हैं। क्या समझते हैं कितनी अहमियत है इस दौरे की, और जो हम कहते हैं कि चीन के साथ जो हमारी दोस्ती है वो समंदरों से गहरी दोस्ती है, आपके नजदीक कितना अहमियत का हामिल है ये दौरा? देखिए, इसलिए अहमियत का हामिल हो जाता है कि चीन पाकिस्तान में मुख्तलिफ किस्म के प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व है, पाकिस्तान की मदद करता है इक्तिसादी तरक्की के लिए, और पाकिस्तान को इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज इक्तिसादियात ही का है, और इस सिलसिले में एनर्जी जो है वो सब पे टॉप पे आई हुई है। तो मेरा ख्याल ये है कि वजीर आजम चाहेंगे कि जो ताल्लुकात है, कोऑपरेशन है मुख्तलिफ सेक्टर में, उसको मजीद बढ़ाया जाए, और खासकर एनर्जी के अंदर वो चीन की कोऑपरेशन को हासिल करने की कोशिश करेंगे। और चीन की पॉलिसी भी है कि पाकिस्तान को मदद की जाए। तो मेरा ख्याल ये है कि ये दौरा अमूमी तौर पर कामयाब ही रहेगा। कामयाब के हवाले से आप समझते हैं कि हमें रेस्क्यू करने के लिए जिस तरह कहा जा रहा है कि यहाँ पावर प्रोजेक्ट्स में वो पैसे आके लगाएं, या ट्रेड जो है, ट्रेड तो पहले हमारे 12 बिलियन का है और 2 बिलियन की यहाँ उन पे इन्वेस्टमेंट है, डू यू थिंक कि यहाँ इन्वेस्टमेंट वो डॉक्टर साहब इंक्रीज करेंगे? देखिए, रेस्क्यू तो शायद कोई एक मुल्क पाकिस्तान को ना कर सके, क्योंकि पाकिस्तान के मसाइल इक्तिसादी बहुत शदीद है, और चीन दूसरा। पाकिस्तान का एक और मसला है, पाकिस्तान को इस वक्त कैश रकम की जरूरत है बजटरी सपोर्ट के लिए, और चीन रवायती तौर पे कैश नहीं देता, प्रोजेक्ट देता है। तो वो प्रोजेक्ट तो आपको मिल जाएंगे, हेल्प तो थोड़ी बहुत मिल जाएगी, लेकिन ये है कि पाकिस्तान को अपने इक्तिसादी कैश तो हमें हसन अस्करी साहब कर्जे की सूरत में मिल सकता है। आप ये कह रहे हैं कि कैश के लिए हमें चाइना के पास जाना पड़ेगा, IMF ही देगा? मेरा ख्याल ये है कि कैश आमतौर पे IMF देता है, लेकिन वो शराइत के साथ देता है, खुला कैश जो है वो नहीं देता। और शराइत जो है उसका मतलब ये है कि वो टैक्सेस वगैरह को आपको इंक्रीज करना पड़ेगा, कुछ रिस्ट्रक्चरिंग की पाबंदियां IMF आप पे जरूर लगाएगा। एक आखिरी सवाल इस ज़मन में डॉक्टर साहब, कैश कभी हम इधर से मांगते हैं कभी उधर से मांगते हैं, रिच को टैक्स नहीं करते, इनडायरेक्ट टैक्सेस लगा के नीचे वाले का बुरकस निकाल देते हैं। यहाँ पैसा कम तो नहीं है, कारपोरेट टैक्स हमने कम कर दिया, बैंकों पे हमने टैक्स नहीं लगाया, IPPs पे हमने टैक्स नहीं लगाया, पैसे लेने के लिए हम दुनिया में भागे फिरते हैं। इस पे आपका कमेंट क्या होगा? मैं आपकी बात से एग्री करता हूं कि पाकिस्तान के अंदर अगर आप रेवेन्यू मोबिलाइजेशन मुअस्सर तौर पे करें और उन तबकों से टैक्स लें जो कि आपके टैक्स नेट से बाहर है, या बहुत एफ्लुएंट सेक्शंस है आपकी जो है जमीनों पे या ज़रूरी आमदनी पे जो टैक्स है उसको बढ़ाएं, तो मेरा ख्याल है रेवेन्यू मोबिलाइज हो सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम हमारी ये है कि जो चीजें रिकॉर्ड पे है, जो लोग रिकॉर्ड पे मौजूद है, उन्हीं पे आप टैक्स बढ़ा देते हैं, जिससे कि जो निचला तबका है हमारा, जो गरीब मिडिल लेवल का है, मिडिल से नीचे है, उन पे इक्तिसादी दबाव पाकिस्तान में इस स्टेज पे इसके बाद बढ़ा है, और उसकी वजह से आप सही मानों में कामयाब नहीं हो सकते। दूसरी एक और वजह पाकिस्तान की ये है कि स्टेट की जो कैपेसिटी है रेवेन्यू कलेक्ट करने की या एक मौसर रियासत के तौर पर फंक्शन करने की, वो कैपेसिटी जो है वक्त के साथ हम देख रहे हैं कम हो रही है, और वो भी एक तशवीशनाक डेवलपमेंट है पाकिस्तान। ठीक है, बहुत शुक्रिया हसन अस्करी साहब आपका। कैसा बड़ी उम्मीद मतलब कि पैदा की जा रही है कि मियां नवाज शरीफ जो अपने दौरे के दौरान चाइनीज हुकूमत को सिविल न्यूक्लियर मुआहदे पर आमादा करने में कामयाब हो जाएंगे। एक बहुत बड़ा उनके लिए चैलेंज होगा इस पर। अच्छी बात है, इस हवाले से ये भी पहले शुकूक शुबात आते रहेंगे किस हद तक उनके पास टेक्नोलॉजी है या नहीं है, इस पे तो कोई माहिर ही बता सकता है। मगर ये जो बात उन्होंने की है कि चाइना प्रोजेक्ट लेके आता है, हालांकि कैश उसके पास बेशुमार है, दे हैव टन्स ऑफ मनी, इतने पैसे अमेरिका के पास नहीं है, अमेरिका तो खैर मकरूज है। तो प्रैक्टिकली अपनी जो दी जाने वाली इमदाद है उसको देखना चाहते हैं लोगों के लिए, किस तरह आप यूटिलाइज कर रहे हैं, पैसा कहाँ यूटिलाइज होता है। बात ज़हन में रखिए, मैं आपको एक फिगर देता हूँ। $1 जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट में आता है, रूल ऑफ थंब है, वो अपने साथ $14 वापस लेके जाता है। ये प्रॉफिट के लिए आते हैं, ये इसलिए नहीं आते पैसे के आप और मेरी मदद फरमाएं। इस पे भी एक बहस और प्रोग्राम हम रख लेंगे कि जैसे हमने अमृत धारा है, पूरी दुनिया में गिव एंड टेक चलता है ना, अमृत टेक ही है, गिव कोई नहीं है।
गिफ्ट कोई नहीं है। आप जाते हैं वहां से मिनरल निकालते हैं, वहां पे जिस तरह केला खाया, छिलका फेंका, आप निकल गए। तो इसके लिए इसके खिलाफ रद्द-ए-अमल जैसे हम कह रहे थे कि लैटिन अमेरिका में हुआ, वो तो हम देखते रहे। तो ये एक कॉलर है इस्लामाबाद से, सानिया। हेलो हेलो, मुझे क्वेश्चन पूछना है, जनरली कोई भी आंसर दे दे कि ये जो मिस्टर शहबाज शरीफ हैं, ये हर जगह क्यों मौजूद होते हैं, हर मीटिंग में, हर दौरे में, इनका क्या काम है? ये तो एक प्रोविंस के सीएम है, इस तरह अगर ये हर जगह मौजूद होते हैं तो बाकी प्रोविंसेस के क्यों नहीं होते? ठीक है, बहुत शुक्रिया। नहीं, एक तो मैं ये वजाहत कर दूं कि इस दौरे में अभी मैं सुबह जो पढ़ रहा था तो बलूचिस्तान के सीएम भी गए हुए हैं, और शायद उनकी वजह ये है कि बलूचिस्तान के जो सीएम है वहाँ पे बलूचिस्तान में इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा इश्यूज हैं चाइना के। अब इसके अलावा ये जो 18वीं तरमीम के बाद आपने सारे पैसे वैसे दे दिए हैं सूबों को, तो अब IMF और वर्ल्ड बैंक भी जो है उन्होंने रसाई सूबों तक कर ली है। और इसी तरीके से और सूबों से रिलेटेड जाहिर जो प्रोजेक्ट होंगे उन्हें अपने प्रोजेक्ट की जाहिर तो करनी पड़ेगी, और PM साहब के भाई भी हैं, ये तो अपनी जगह उनके और भी सिलसिले और आप फिर बाकी सूबों की जो हालत है वो आप कंपेयर भी कर सकते हैं, पंजाब में कितनी ज्यादा तरक्की और बाकी सूबों की हालत। इसलिए जो शहबाज शरीफ है उनकी जो काम की मेहनत है सबके सामने नजर आती है। वो तो चले दो रहा हो सकती है उन्होंने काम अच्छा किया या बुरा किया, मगर वो उनके वहां होने की वजूहत ये हो सकती है। प्रोग्राम में नाज़रीन वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो शामिल करेंगे गाइस साहब की कुछ अहम खबरें। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद, हम बात कर रहे थे मौजूदा दौरे हुकूमत में जो अवाम पर टैक्सेस लगाए गए हैं, अवाम इन टैक्सेस से एक तरह से तंग आ गई है, लेकिन अवाम ये कहती है, नजर आ रही है कि हम टैक्सेस तो पे कर रहे हैं लेकिन इन रिटर्न हमें क्या मिलेगा। बाहर के ममालिक में अगर देखा जाए, अगर अवाम टैक्सेस पे करते हैं तो उन्हें उसके बदले में बहुत ज्यादा सहूलियात दी जाती हैं, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं कॉलम नवीस और एंकर पर्सन इफ्तिखार अहमद साहब, उनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया इफ्तिखार अहमद साहब हमें टाइम देने के लिए। जो टैक्सेस लगाए गए हैं इस दौरे हुकूमत ने, मौजूदा हुकूमत में, अवाम तो तंग आ गई है, लेकिन अवाम ये चाहते हैं कि अगर हम टैक्सेस पे कर रहे हैं तो इन रिटर्न हमें उस तरह की सहूलियात भी दी जाएं। क्या कहेंगे आप? हमारा उनसे राब्ता कट गया है। इफ्तिखार अहमद साहब से कोशिश करेंगे दोबारा उनसे बात करने की कोशिश करें, लेकिन काई साहब अवाम ये रोते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखें, आप फोन पर 100 रुपए का आप कार्ड डलवाएं, 41 रुपए उसमें कट के, आप खाने पीने की कोई चीज लेने जाएं उस पर, आप इलेक्ट्रॉनिक्स पर इतना ज्यादा टैक्स लग गया, तो अवाम को रिटर्न क्या दे रहे हैं आप? देखिए, ये इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं और ये तकरीबन जो डायरेक्ट टैक्स है, फ़र्क क्या है? पहले तो हम बात ज़रा आसान कर दें, हम मैशत की बात करते हुए बहुत उलझा देते हैं और बड़ी टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल, मतलब है कि एक तो टैक्स है जो आपकी, मतलब आप चाय चीनी खरीदने गए हैं, जिसे इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं, तो वो लगा दिया जाता है। अच्छा, उससे टैक्स से ये होता है कि आपकी कीमतों में इजाफा हो जाता है, इन्फ्लेशन बढ़ जाती है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है बड़ा आ रहा है, जो हम अभी अगर हो जाते हैं हमारे साथ लाइन रिस्टोर हो जाती है तो उनसे भी पूछेंगे कि भाई टैक्स तो देना चाहिए, अगर आपने रियासत चलानी है तो टैक्स अगर नहीं देंगे, और इस निज़ाम में मैशत में तो, लेकिन आप आवाम के टैक्स के पैसों का क्या करेंगे? अब ये है, मिसाल के तौर पे अब जब शुरू में इन्होंने आके ये टैक्स लगाए और ये इन्होंने, लोग ये कह रहे थे, लोग दे भी रहे हैं, और जाहिर है अभी आप ये जो रन अवे इन्फ्लेशन आपको नजर आ रही है, इन टैक्सेस की वजह से नजर आ रही है, जो GST लगाया गया, तो अब बात आप वाली है कि आप अच्छा आप छोड़ें, डिलीवर करने को छोड़ें ना, कुछ सेहत मांग रहे, कहते बिजली दे दें। अब इतने 322 अरब रुपए हमने दिए। इफ्तिखार साहब हमारे साथ लाइन पर। इफ्तिखार साहब, हम बात करें कि अवाम टैक्स तो पे करते हैं लेकिन उन्हें बदले में क्या मिलता है? बाहर के ममालिक में अवाम टैक्स पे करते हुए खुशी महसूस करते हैं, दिल से टैक्स देते हैं और हर तबके पर टैक्स लगता है, लेकिन उन्हें इन रिटर्न बहुत सी सहूलियात भी मिलती है। लेकिन हमारे यहाँ तो आवाम को कुछ नहीं मिलता। हमारे यहाँ टैक्स का जो पैसा है वो कहाँ जाता है? जितना टैक्स हमारे अवाम देते हैं उससे ज्यादा सहूलतें हम उनको फराहम कर रहे हैं। कैसे? जो हॉस्पिटल्स हैं, जो स्कूल्स हैं, जो कॉलेजेस हैं, जो यूनिवर्सिटीज हैं, जो रोड्स हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इतने जितना ये टैक्स देते हैं इसमें इनको इतना ही मिल सकता है। लेकिन आप देखें, ये सहूलियात सिर्फ शहरों की हद तक महदूद है। देहातों में आप चले जाएं, वहाँ लोग देहातों में BHUs हैं, देहातों में तहसील हेडक्वार्टर पे हॉस्पिटल हैं। आप ये कह सकती हैं कि देहातों के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर रोड्स का इतना अच्छा नहीं होगा, लेकिन मोहम्मद खान जिनेजो के 5 नुकात के बाद जो फार्म टू मार्केट रोड्स बनी है उससे बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर उनको दिया गया। लेकिन फिर ये सवाल मैं आप ही से करता हूँ कि देहातों में रहने वाले जो जमींदार हैं वो क्या टैक्स अदा करते हैं? यही बात हम भी कह रहे हैं कि हर तबके पर टैक्स लगना चाहिए। बिल्कुल, उनकी टैक्स में कंट्रीब्यूशन क्या है? बिल्कुल।
अच्छा, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, ये आपने सही फरमाया, वो चंद % जिम्मेदार हैं और वो हुकूमत में, पार्लियामान में बैठे हुए हैं, उनसे हुकूमत ले ले टैक्स, वो ले लिए मुजारे से इनडायरेक्ट टैक्स लगा के। मैं आपको एक ही फिगर दे देता हूँ कि 30,000 माएँ जचगी में मर जाती हैं, और साथ ये कि क्या मैं और आप, ये जो सरकारी अस्पताल है, हमारा बच्चा बीमार हो जाए तो हम वहां लेके जाते हैं या उन 5 स्टार हॉस्पिटल में लेके जाते हैं जो 1% के लिए है, और जो हमने GDP का इसके लिए रखा हुआ है वो शर्मनाक हद तक कम है। आप क्या कहेंगे सेहत के लिए जो पैसे रखे हैं? देखो काजी, मैं इस मामले पे तुम्हारे से इत्तेफाक करता हूँ कि हम एजुकेशन के लिए और सेहत के लिए जो रकूम रख रहे हैं वो अफसोसनाक है, लेकिन तुम्हारा जो सवाल है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। सवाल है कि जब आप टैक्स दोगे नहीं, जो आपके पास टैक्स कलेक्शन होगी नहीं, तो रियासत पैसे कहाँ से लेके आएगी? और इस मुल्क के अंदर 25 लाख लोगों ने पूरे के पूरे कौम को यरगमाल बना रखा है। वो 25 लाख ताजर पेशा लोग, वो 25 लाख जो जमींदार जिसमें शामिल है बड़े जमींदार, वो टैक्स के करीब आने को तैयार ही नहीं है। कल एक ऑब्जर्वेशन थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, वो पुलिस फाउंडेशन के मुकदमे के हवाले से, तो जज साहब ने पूछा कि जो आदमी जिसने ये प्लॉट खरीदा है वो 19वें ग्रेड का है, तो उसकी तनख्वाह तो इतनी नहीं है जितने का उसने प्लॉट खरीदा है। सवाल ये पैदा होता है कि जो पाकिस्तान का ये 25 लाख दुकानदार है, जो ताजिर पेशा है, ये तो टैक्स देते ही नहीं है, और इनकी प्रॉपर्टीज देखें, इनकी गाड़ियां देखें, इनके अल्ले तलले देखें, तो क्या वो जवाब दे नहीं है? अच्छा, यही पे एक काउंटर क्वेश्चन बात जारी रखिएगा। बिल्कुल आप ठीक कहते हैं। ये कल आपकी जो मेरी फोन पे भी बात हो रही थी कि यहाँ 5-5 हजार रुपए एक आउटलेट दिन में सेल है, उसकी पैसे वो टैक्स नहीं देते। अगर ये टैक्स लगाने के 5,000 नहीं काजी, 50,000 नहीं, 50 लाख रुपए की एक दिन की पर डे की सेल है। बिल्कुल, अगर आप बड़ी जगह पे चले जाओ, देखो मेरा सब, मैं अच्छा, फेलियर किसका है? इनको टैक्स करना ना करना, फेलियर किसका है? मैं तो कहता हूँ कि रियासत के वो अदारे जो नाकाम हुए हैं, लेकिन एक बात याद रखना कि जब रियासत के अदारे नाकाम होते हैं तो रियासत भी नाकाम होती है और वहाँ के रहने वाले लोग भी नाकाम होते हैं। और फिर जो आपके बुनियादी सवाल थे कि बच्चों को जो पैदाइश के मौके पे माएँ मर जाती हैं, तो जब माएँ तो मरती रहेंगी, अगर आपके पास पैसा ही नहीं है उस अस्पताल को चलाने के लिए, और पैसा कहाँ से आएगा जब आपकी इनकम के सारे जराए, कितने लाख लोग इनकम टैक्स देते हैं मुझे बताओ? 9% भी नहीं है ना टैक्स टू GDP रेशियो। डायरेक्ट टैक्सेस तो 2% लोग देते हैं, बाकी सारा इनडायरेक्ट टैक्सेस से गरीब आदमी तो टैक्स दे रहा है। जब 2% डायरेक्ट टैक्स देंगे, और ये तमाम लोग, मैं इस जगह पे जिस जगह पे बैठा हूँ, मेरे सामने इस वक्त बंगले हैं जिनकी मालियत कम से कम 5 करोड़ से लेकर 8 करोड़ रुपए तक है। अच्छा। मैं चैलेंज करता हूँ कि इन बंगलों के मालिक एक आने का टैक्स किसी शक्ल में भी अदा नहीं करते होंगे। सवाल यह है कि जब तक आप डॉक्यूमेंटेशन नहीं करेंगे, इस मुल्क की बदकिस्मती देखो भाई साहब कि मर्दम शुमारी नहीं हो रही, खाना शुमारी नहीं हो रही, हमें पता नहीं लग रहा कि ये जो लोग हैं ये क्या क्या बना के बैठ गए हैं। पैसा देने को कोई तैयार नहीं है। लाहौर देख लो, कराची देख लो, मुल्तान देख लो, रावलपिंडी देख लो, इस्लामाबाद देख लो, इनकी मार्केटों में डिपार्टमेंटल स्टोर के अंदर साहब इन तमाम तबकात को टैक्स के नेटवर्क में लाना भी हुकूमत नहीं, मैं एक इसको थोड़ी साथ कपल कर दूं अपना सवाल। हमने वोट दिया, इनको आइन की ताकत दी, हमने इनको असेंबली में भेज दिया, कानून बनाए, लोगों से टैक्स लें, उनसे ये लेते नहीं। गरीब आदमी जो उन्हें वोट देता है उसे लेते हैं। वही ना, तमाम तबकात को इस नेटवर्क में लाना हुकूमत का काम है ना इफ्तिखार साहब। मैं तो इत्तेफाक करता हूँ, मैं कब कहता हूँ कि हुकूमत का काम नहीं है। अब जब आप मैं और बात कर रहे हैं, इस 8 और 9 बजे के सुबह 6 बजे यहाँ पे हमारी मंडियां शुरू हो जाती हैं, वेजिटेबल मार्केट। उनमें जो चीजें आज फरोख्त हुई हैं उनकी मालियत अरबा रुपया है, और मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि उस अरबा रुपया रोजाना की जो खरीदो फरोख्त है उस पर टैक्स जो है वो शर्मनाक हद तक न होने के बराबर है। सही। सवाल तो ये पैदा होता है कि हमारी मार्केटों के अंदर, शॉपिंग मॉल्स के अंदर, दुकानों में वो चीजें पड़ी है जो पाकिस्तान में कानूनी तौर पे आ सकती नहीं है। सही। हम एक पैरेलल इकोनॉमी चला रहे हैं, और वो पैरेलल इकोनॉमी हम सबकी नाक के नीचे चल रही है। तमाम FBR के अफसरान की नाक के नीचे चल रही है। मेंबर कौमी असेंबली को भी पता है, मेंबर सूबाई असेंबली को भी पता है, पाकिस्तान के तमाम चारों सूबों के IGs को भी पता है, FBR के अरकान को भी पता है, इंटेलिजेंस एजेंसियों को भी पता है। एक पैरेलल इकोनॉमी चल रही है। इकोनॉमी को ठीक करने के लिए इफ्तिखार साहब आपको अपने इदारों से करप्शन भी खत्म करना पड़ेगी। वो करप्शन तो बीबी इसीलिए आती है ना कि वो डॉक्यूमेंटेशन नहीं कर रहे। वो कहते हैं कि इफ्तिखार साहब हम आपको डॉक्यूमेंटेशन में नहीं लाते, आप हमें इतने पैसे देते हैं, वो करप्शन तो हो जाती है। मैं कहता हूँ कि जब एक दफा मुकम्मल डॉक्यूमेंटेशन पाकिस्तान में हो जाए
हर घर की, हर दुकान की, हर गाड़ी की, हर शॉपिंग प्लाजा की, हर मोटरसाइकिल की, हर कार की। तो जब डॉक्यूमेंटेशन होगी आपके NTN नंबर्स के साथ, फिर सवाल हम कर सकेंगे कि जनाब ये पैसा कहाँ जा रहा है। ठीक है, बहुत सवाल है डॉक्यूमेंट। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया इफ्तिखार अहमद साहब के मुताबिक डॉक्यूमेंटेशन जो है वो बहुत जरूरी है। हर चीज की डॉक्यूमेंटेशन जब तक नहीं होगी तो आप किस तरह किसी से टैक्स ले सकते हैं? नहीं करवाते, बिल्कुल इसीलिए नहीं करवाते, उन्हें आगे टैक्स देना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल में आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में कुछ मजीद खबरों के साथ, लेकिन उससे पहले एक लेंगे ब्रेक। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद। कैसर धनगानो किसान की कहानी क्या है अभी आप बता? बड़ी दिल गुदाज और दिल दुखा देने वाली कहानी है। ये एक किसान है और जो इंटीरियर में है सिंध में, और वो उसकी बच्ची 3 साल वो बीमार होगी पैदाइश के बाद। वो उसे हॉस्पिटल ले गया, पता चला कि आप दूसरे हॉस्पिटल में ले जाएं। वो दूसरे हॉस्पिटल ले गया, फिर उसे पता चला नहीं जी ये यहाँ तो नहीं है, इसके दिल में कुछ प्रॉब्लम है। तो वो उसे ले गया NICVD जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ है कराची में, वहाँ ले गया। और वहाँ पे पता चला जी कि वो उसे उन्होंने बुला लिया, और वो बताता है कि वो खुद एक पौधे को नर्चर करने वाला और पौधों की परवरिश करने वाला एक छोटा मिडिल क्लास का आदमी था। तो वो वहाँ उसे उन्होंने बुलाया और बुला के उसे 5 दिन रखा और फिर दवाई दे के घर भेज दिया। और वो कई दफ़ा आया और गया, कराची आता जाता रहा, और उसको आने जाने में उसका 5,000 किराया लगता था, रहने में 15,000। तो अभी वो कहते हैं कि मुझे अंदाज़ा नहीं मैं कितनी दफ़ा आया हूँ। तो जब आखिरी दफ़ा मुझे उन्होंने बुलाया सरकारी अस्पताल में, तो उन्होंने कहा जी कि आप 4 लाख रुपया ले आए। अब ये सरकारी अस्पताल है, उसके पास तो 4 लाख रुपया नहीं था। तो अब उसने कहा जी मैं तो बच्ची को लेके वापस चला गया कि अब दुआएं करूँगा। तो ये जो स्टोरी है, ये रिपोर्टर ने जो उसने की है, हमने राब्ता किया, ये जो यानी हमने नहीं, इस रिपोर्ट फाइल करने वाले ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, तो उन्होंने बताया जी कि जब से 18वीं तरमीम आई है, हम रोज़ कहते हैं ना जी पीपल्स पार्टी वाले आके बताते हैं 18वीं तरमीम आ गई। अब देखिए 18वीं तरमीम हमारे बच्चों के साथ क्या किया उसने। तो उन्होंने कहा कि जनाब ये जब अस्पताल सूबों को दे दिए गए तो सूबों में इनको देखने वाला कोई नहीं था, और ख़ास तौर पर ये जो है अस्पताल, इसने कहा जी कि हमने कहा कि एक और रेगुलेटरी बॉडी बना दें जो हमें मॉनिटर करे, क्योंकि हमारे पास तो पैसे नहीं है। तो उसके जो हेड है, अभी नाम भी मैं उनका बता देता हूँ आपको, वो कहते हैं जी हमारे पास पैसे नहीं है, अगर हम इनसे सरकारी अस्पताल है, अगर हम इनसे पैसे ना लें तो हम अस्पताल कैसे चलाएं। तो जब पता लगा कि वो एंजियोग्राफी जो है उसके लिए वो 10,000 रुपये ले रहे हैं, और एंजियोप्लास्टी यानी दिल में वो जो स्टेंट डालते हैं उसके लिए 1.5 लाख रुपया ले रहे हैं। अच्छा, अब हम जिन चीज़ों को, अब जाहिर है वो बच्ची तो नहीं रही। हाँ, अब बात यह है कि आप सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन की हद तक क्यों, मतलब आप अगर इम्प्लीमेंट तो कानून एक मजाक बना के रख देते हैं आप, अगर वो इस तरह डिलीवर नहीं करता सूबों में उनका, और वो कह रहे हैं जी ये स्टेट विद इन स्टेट बन गए ये अस्पताल, और ये अब खुद ही लोगों से पैसे लेते हैं। जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि हुजूर आप कितने पैसे इकट्ठे करते हैं, तो इस जवाब से उन्होंने गुरेज किया। उनका नाम है प्रोफेसर शाहजमान खान, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर NICVD, इस रिपोर्ट में छपे हुए हैं। वो कहते हैं जी वी चार्ज हाई फीस फ्रॉम पेशेंट्स टू मीट आवर एक्सपेंडिचर्स, हम ज़्यादा पैसे लेते हैं अपने एक्सपेंडिचर के लिए क्योंकि हमारे पास कोई फंड नहीं है। हर विजिटिंग पेशेंट जो है वो बहुत गरीब होता है, लेकिन हम उसे अस्पताल भी तो चलाना है, हमने अस्पताल से पैसे लें। दिस इज वाज द जोक जो लोगों के साथ हुआ इस हवाले से, क्योंकि ये जो सेलिब्रेट करते हैं, मेरे ख्याल में जब पीपल्स पार्टी ने कमेटी बनाई है ना कि जी हमारी शिकस्त क्यों हुई, हमें डिबैकल क्यों हुई, तो मेरे ख्याल में 4 रिपोर्ट्स पढ़ लें तो शायद उन्हें समझ आ जाए कि मैं एक और, अभी पता नहीं वक्त शायद आज बहुत कम है, मैं एक कॉलम का भी जिक्र करना चाहता हूँ। ये मुनीर अहमद बलोच साहब का कॉलम है जो कि दुनिया अखबार में कल छपा था। इसमें उन्होंने जो कहानी बयान की है वो बड़ी दिलचस्प है। वो ये फरमाते हैं, पहले तो उन्होंने एक बैंक डकैती की कहानी बताई कि बैंक में डकैती हुई, वो ले आए डकैत, वो पैसे लेके चले गए। तो जब उन्होंने वो खबर सुनी टीवी पे तो पता चला जी कि 7 करोड़ की या 9 करोड़ की डकैती हुई है। उन्होंने पैसे गिने तो वो डकैती जो है वो 2 करोड़ की थी, तो उन्होंने 7 करोड़ जो बैंक वालों ने कुछ डाल डूल के, ये इस तरह उन्होंने दिलचस्प कॉलम शुरू किया। और अब मैं थोड़ा सा एक रीड आउट करता हूँ, ये कहानी सुना के उसको उन्होंने रिलेट किस बात से किया। वो कहते हैं कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान के एडवाइज़र सैयद आदिल गिलानी के वज़ीर पानी और बिजली ख्वाजा आसफ को लिखा गया खत सामने आ गया, जिसके मुताबिक IPPs ने गुज़श्ता 10 बरसों में 1000 अरब इजाफी वसूल किए हैं। अच्छा, इजाफी बिजली नहीं दी, नहीं इजाफी उन्होंने उससे वसूल किए हैं। तो वो पूछते कि क्या ये पैसा
एक IPPs को 1000 रुपये की इजाफी अदायगी के बारे में, जिनके बारे में जनाब मुनीर मलक उस लीगल एडवाइजर रहे इन IPPs के, ये भी उन्होंने जिक्र किया कि ये जो IPPs के जो लीगल एडवाइजर वो रहे हैं, तो क्या ये पैसे भी हम उनसे लेंगे? इसके बाद वो आगे लिखते हैं कि क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट इस पे भी सुओ मोटो लेगी। और फिर उन्होंने एक और जिक्र किया कि इन पावर प्लांट्स को 18% के बराबर रियासती जमानत फराम की गई थी, लेकिन IPPs ने गैर कानूनी तौर पर 18% से ज़ायद फ़वाइद हासिल करने के लिए अपने अखराजात और पैदावारी लागत को असल से बढ़ाकर पेश किया। 24 सितंबर 2012 को सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन को लिखे गए एक खत के मुताबिक IPPs अपने अखराजात में इन बोगस इजाफों के जिम्मेदार हैं, क्योंकि उन्होंने ऑपरेशन और मेंटेनेंस के अखराजात में मुबालगा आराई से काम लिया और टेक्निकल सर्विस के अंदर ज़्यादा माहाना अखराजात अदा किए और मटीरियल और दूसरे अशिया के असूल के अखराजात ज़्यादा ज़ाहिर किए। बिजली की पैदावार में मुबालगे से काम लिया गया। कई ऑपरेशन के लिए ज़्यादा कीमत पर जैली मुआहदे किए गए और मुआहदे करने वालों से 90% इजाफी अदायगियाँ वापस ले ली गई। जाली मुआहदे और अशिया खरीदने की जाली बिलिंग की गई। नेपरा को कहा गया कि वो IPPs के अखराजात की हकीकत और अदायगियों का तरीकाकार जांच पड़ताल के लिए रिकॉर्ड फ्राहम करे, लेकिन अभी तक नेपरा ने ऐसा नहीं किया। जो नेपरा के आर्टिकल 19A के तहत गैर कानूनी है, जिसके तहत नेपरा ये मालूमात आवाम को फराहम करने की पाबंद है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का ये खत पढ़ने के बाद कहीं आप भी इस तरह के डाकू की तरह तो नहीं सोचने लगे? उस डाकू ने ये सोचा था कि भाई बजाय डकैती मारने के मैं वहां मैनेजर ही लग जाता तो मुझे ये डकैती ना करनी पड़ती। मगर बड़े खूबसूरत अंदाज में 1000 अरब रुपए, अच्छा ये क्लेम है, ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का क्लेम है। और बात यह है कि जो हम बात करते हैं कि इन हजारों अरबों रुपए दे कि हम 18 घंटे की लोड शेडिंग खरीद रहे हैं, तो इस पे भी कोई कमीशन बिठा दें। जरा देख लें जो पूरी रियासत को, कभी हम चाइना से पैसे मांगने जा रहे हैं, अभी 322 अरब रुपया हमने दिया है, और 322 अरब रुपया देने के बाद मैं रात को उठ के सोच रहा था आज कि पता नहीं कितनी देर बिजली आई नहीं आई, यूं ही पसीने में हम पड़े रहते हैं। तो ये इश्यूज भी तो हैं, इनको भी देखें, वरना लोग यही सोचेंगे कि भाई हम डकैती छोड़ दें, बैंक मैनेजर लग जाए, डकैती करने की जरूरत है पेश ना। IMF की एक बड़ी अहम खबर है आपके पास, कैसा? हाँ शाजिया, ये 4-5 दिन से ये खबर आ रही थी जनाब के हमने जो है अभी डेडलॉक उनमें बरकरार है। आया और डेडलॉक क्या आया, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। डेडलॉक ये आया है कि वो कह रहे हैं कि जी आप तमाम सब्सिडी विदड्रॉ करें, और तमाम सब्सिडी विदड्रॉ करने के अलावा उन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट, वो कहते हैं कि सिर्फ 60 यूनिट्स जो इस्तेमाल करते हैं उनको आप सब्सिडी दें। हुकूमत चाहती है कि वो 300 यूनिट्स तक जो अदा करने वाले हैं उनको सब्सिडी अदा की जाए। फिर वो कहते हैं कि तमाम टैक्स एग्जेम्पशंस आप विदड्रॉ कर लें। और फिर इसके अलावा जो गवर्नमेंट परेशान भी हुई इस वजह से कि पिछले दिनों में एक और बड़ा माशी माल पे हमें हाथ हुआ है हमारे साथ कि एकदम से जो ओपन मार्केट में डॉलर है वो 100 रुपए से 102.50 रुपए पे आ गया। तो अब ये मामलात इतने आसान नहीं लगते, और जिस तरह हमें इसाक डार साहब कह रहे थे कि जी बड़ी आसानी से हमें IMF पैसे दे देगा, और अगर वो ये अपनी शराइत पर देगा, अगर वो पैसे ये दे देता है तो फिर क्या होगा। मगर बात यह है कि अगर ये हजार अरब रुपए के ये खाते मौजूद हैं यहाँ पे, तो हमें तो पैसे लेने की जरूरत नहीं है। जिस तरह से ये गवर्नमेंट आई थी मुस्लिम लीग नून की और ये कह रही थी कि जी हम इनसे पैसे वापस, ये सारा शफा मुमकिन है ये इल्जाम गलत हों या सही हों, ये आग ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल क्लेम कर रही है। एक बड़े मुल्क के जो मुवक्किर जरीदे में ये कालम में एक बड़े सीनियर साफी ने लिखा है, तो इस पर बात कर लें, देख लें। मुमकिन है हमें IMF से, चाइना से भीख ना मांगनी पड़े, और हम यहाँ पे अगर ये जायज सिलसिला कर लें। कहते हैं कि हम कशकोल का जब हमने छोड़ दिया, हम कशकोल हम नहीं छोड़ सकते। अगर तो ये इनमें 10 से 50% भी हकीकत है। ये जो हमें बताया जाए 1000 अरब रुपया, आपको अंदाजा है कितने पैसे हम जो है हमारे 1000 अरब रुपया, 1000 का नोट लोग देखने को तरस जाते हैं, और ये 1000 अरब रुपया है। आपको क्या जरूरत है लोगों से पैसे मांगने की? तो मैं ये भी, हम पहले भी इस प्रोग्राम में शादिया बात करते रहे हैं कि अगर आप ये नाजायज मुनाफों के जो ब्लैक होल्स हैं इनको अगर आप बंद नहीं, और अगर आप इनको बंद कर लें तो मेरे ख्याल में आपको किसी और कहीं कर्जा लेने की जरूरत ना पड़े, IMF के पास ना जाना पड़े, दूसरे ममालिक की मदद की आपको जरूरत ना पड़े। तो ये है इशू, और मैं खास तौर पे इसको आज मैंने चले देखते हैं जो वज़ीर आज़म का चाइना का जो दौरा है वो किस हद तक इस लिहाज से। साथ अगर आपके पास वक्त है तो मैं ये इस्लामाबाद में जो सर्वे आया है इस पर भी बात कर लेते हैं आज हमारे साथ, क्योंकि क्लासरा साहब नहीं है तो हम उनका वक्त भी अपने तय इस्तेमाल करें। वहाँ उन्होंने सर्वे में ये बताया शादिया कि यहाँ पे जो अशियाए खुर्दनी की कीमतें हैं वो तकरीबन 20 से 30% पहले ही बढ़ा दी हैं उन्होंने मार्केट्स में सब्जियों की, और ये रमजान से पहले ही बढ़ा दी हैं। तो ये अच्छा, अब बात ये है कि मैं इसलिए इस खबर को इंक्लूड मैंने किया कि भाई आप जो
एक दारुल खिलाफे में बैठे हैं जहाँ पे आप डायरेक्टली आपकी एडमिनिस्ट्रेशन है, अगर आप वहाँ नहीं ठीक कर सकते तो दूर दराज की मंडियों में आप कैसे ठीक करेंगे? और वहाँ पे वो बता रहे हैं कि जो पहले यहाँ आपको पता है इस मुल्क में गरीब आदमी ने मटन खाना छोड़ दिया है और ऑफिशियल प्राइस जो मटन की है वो तकरीबन 450 रुपये बताई जाती है, मगर वो कहीं भी नहीं मिलता और जो मिलता है वो इंसानी खाने के काबिल ही नहीं है, जबकि ये 600 से ज़ायद, बल्कि जो मटन एडिबल है जो लोग लेते हैं, मेरे ख्याल में वो, मैं तो चूंकि ज़्यादा गोश्त खोर नहीं, वेजिटेरियन हूँ, मुझे ज़्यादा नहीं पता, लेकिन लोग बताते हैं 700-750 रुपये किलो कम नहीं मिलता। तो कौम लगता है उसने गोश्त फल ज़्यादातर खाने तर्क कर दिया, मगर क्या अब उन लोगों में इजाफा हो जाएगा इन रमज़ान में कि जो ये फल सब्जियों से महरूम हो जाएंगे इन कीमतों की वजह से, जो हमारे मुल्क में बड़ी फरावानी से होते हैं और उन्हीं की कीमतों को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, तो फिर हमें IMF के पास ही जाना पड़ेगा। सही, बिल्कुल ठीक। खासा प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। नाज़रीन, आप हमें प्रोग्राम के लिए फीडबैक दीजिए। खबर@दुनिया TV.tv पर। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।